आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे डेली करेंट अफेयर्स एपिसोड में। और डेली टॉप 10 करेंट अफेयर्स के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिन 10 सवालों के साथ हम आपके बीच में हैं उनका उसमें प्रथम सवाल आपके लिए सामने स्क्रीन पर है। मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का नया फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? मुंबई में जो पश्चिमी नौसेना कमान है उसका कमांडर इन चीफ फ्लैग कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? विकल्प आपके लिए है करमबीर सिंह, दिनेश त्रिपाठी, संजय वात्स्यायन, आर हरि कुमार। और सही आंसर है इसका कि संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान ने अपना नया फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया है। ध्यान में रखना है, पश्चिमी नौसेना के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं संजय वात्स्यायन। एक नज़र डालते हैं हम। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के पूर्व में छात्र थे संजय वात्स्यायन जी, और 1 जनवरी 1998 को भारतीय नौसेना में इन्होंने कमीशन प्राप्त किया। जून 2021 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित इनको किया गया था। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन का स्थान ये लेंगे। इनसे पूर्व इस पद पर थे कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल का स्थान ग्रहण करेंगे। वही सवाल जहाँ तक करमबीर सिंह का है कि करमबीर सिंह किस पद पर क्यों चर्चा में रहे हैं, किस पद पर थे? 31 मई 2019 से 30 नवंबर 2021 तक भारतीय नौसेना के प्रमुख थे करमबीर सिंह। और दिनेश त्रिपाठी की जहाँ तक बात है तो 26वें भारतीय नौसेना के प्रमुख रहे हैं। सैनिक स्कूल रीवा और नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। अगला सवाल आपके लिए है, आईसीसी ने अभी हाल ही में अपना एक दिवसीय टीम रैंकिंग जारी किया। यानी अब आपको बताना है कि हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी किए गए रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। और सही आंसर इसका है कि भारत इस रैंकिंग में भी हाल ही में जो आईसीसी के द्वारा जारी किया गया उसमें टॉप पर बना है। वही न्यूजीलैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर इस रैंकिंग में है। अगला सवाल हम आपके लिए है कि हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत 25-26 से 29 तक 5 साल की अवधि के लिए कितने क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाने का लक्ष्य रखा है? यानी 5 वर्षों में 25-26 से 29 तक में कितने क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशंस में लाने का लक्ष्य सरकार का है? विकल्प आपके लिए 120 लाख हेक्टेयर, 150 लाख हेक्टेयर, 200 लाख हेक्टेयर और 100 लाख हेक्टेयर। और भारत सरकार का यह प्रयास है कि अगले 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाए। तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत यह एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें ये काम किए जाएंगे। एनएमएसए के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल, प्रति बूंद, अब ज़रा सा सोचें माइक्रो सिंचाई में क्या किया जाता है कि पानी की यानी कि सिंचाई के लिए जो जल हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कम से कम बर्बादी हो, इसका प्रयास किया जाता है। एनएमएसए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मुख्य उद्देश्य जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, उर्वरकों के उपयोग को कम करना और टिकाऊ खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है। यानी इसका जो मुख्य लक्ष्य है एनएमएसए का यही है। चौथा सवाल आपके लिए है कि हाल ही में मनोज अग्रवाल कहाँ के मुख्य सचिव बने हैं? पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और असम। सही आंसर है इसका कि मनोज अग्रवाल हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बने हैं, जहां अभी शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण लिया, मुख्यमंत्री के रूप में अपना पदभार संभाला है। वहीं मुख्य सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। गौरतलब हो इससे पहले हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी भी हैं और राज्य प्रशासनिक मामलों में एक वरिष्ठ भूमिका इनकी रही है और अब आगे भी राज्य प्रशासनिक मामलों में वरिष्ठ भूमिका निभाएंगे। किस राज्य का कांगड़ा चाय हाल ही में विशेष निर्यात हब बनाने की घोषणा की गई है? किस राज्य के का है और कांगड़ा चाय जिसका विशेष निर्यात हब बनाने की घोषणा की गई है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम। कांगड़ा की अगर बात होगी, कांगड़ा घाटी भी है, आप सब इससे भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि कांगड़ा घाटी किस राज्य की है और इस आधार से भी आप
कह सकते हैं, मतलब इसे जान सकते हैं। और सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जो विशेष निर्यात बनाने की घोषणा की गई है। 2005 में इसे जीआई टैग मिला था और अब इसे यूरोपीय संघ से भी मान्यता मिल गया है। यूरोपियन बाजारों में सीधे निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पाद बन गया है। मुख्य रूप से कांगड़ा, पालमपुर, धर्मशाला और बैजनाथ क्षेत्रों में पैदा की जाती है। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विकल्प है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, गृह मंत्रालय, नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन इसका जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए समझौता किया है। एक नज़र हम इस पर विशेष रूप से डालते हैं। 14C अपने में सस्पेक्ट रजिस्ट्री का डेटा AI सिस्टम में फीड करेगा ताकि संदिग्ध वित्तीय लेन देन को रोका जा सके। इस साझेदारी के तहत छिपे हुए म्यूल खातों को तेजी से पता लगाने के लिए RBIH के AI संचालित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार यह कदम देश के नागरिकों को साइबर वित्तीय अपराधों के खिलाफ एक नेक्स्ट जेन शील्ड प्रदान करेगा। अगला सवाल है, भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IISc बेंगलुरु। और सही आंसर है इसका IIT बॉम्बे में किया गया है। यह स्वदेश तकनीक का उपयोग करके कार्बन कैप्चर, यानी मूल काम है इसका स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके कार्बन कैप्चर करना, उसका उपयोग और भूगर्भीय भंडारण पर शोध करना। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। CCUS का अगर हम देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंड्स फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, यानी CCUS का फुल फॉर्म यह होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? शोम मंडल, अनिरुद्ध प्रताप सिंह, अमरेंदु प्रकाश और डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। और सही आंसर है इसका डॉक्टर अशोक कुमार पांडा को किया गया है। अशोक कुमार पांडा सेल के निदेशक के पद पर कार्यरत थे, अब उन्हें इसका प्रधान बना दिया गया है। 3 दशकों से अधिक का अनुभव सेल का इनका रहा है। 1992 में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कंपनी से जुड़े थे। 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बहुत चर्चित रहा है, आप जानती होंगे, मनरेगा, उसका नाम बदल दिया गया। और अब आपको बताना है कि आधिकारिक तौर पर कौन सी नई योजना लागू की होगी। यानी 1 जुलाई से नाम तो पीछे बदला जा चुका है, लेकिन आपको बताना है कि अब मनरेगा को किस नाम से जाना जाएगा। तो MGNERGA, VBG रामजी एक्ट, BNSS और द राइट आंसर इज VBG रामजी एक्ट, VBG रामजी एक्ट। यानी अब महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, गौरतलब वो नरेगा पहले था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया, जो 2006 से प्रभावी हुआ और उसके बाद उसी का नाम बदल करके मनरेगा रखा गया था, लेकिन अब उसका नाम रख दिया गया है VBG रामजी। VBG रामजी इसका फुल फॉर्म होता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के रूप में बदला जा रहा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो और भी बदला गया है। जो मनरेगा में था उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया है। मनरेगा में 100 दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई थी, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। VBG रामजी की मुख्य बातें हैं कि इसमें 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। 15 दिन के बजाय अब साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। यानी पहले मनरेगा में 15-15 दिन पर भुगतान होता था, लेकिन अब इसमें साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था किया जाएगा और 1 जुलाई 2026 से यह लागू हो जाएगा। तकनीकी उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक
और निगरानी के लिए जीपीएस का उपयोग भी होगा। खेती को प्राथमिकता, बुआई कटाई के सीजन में मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकारें काम रोककर 60 दिन की राहत दे सकती है। अर्थात ऐसा प्रायः देखने को मिलता है कि जो क्षेत्र में फसल कटाई उटाई का समय होता है तो उस समय मनरेगा का काम चलते रहता था, तो उससे थोड़ा सा कटाई में मजदूरों की कमी होती थी। इसको ध्यान में रखते हुए उस समय 60 दिन के लिए जब फसल कटाई का समय होगा तो यह काम रोक दिया जाएगा, यानी VBG रामजी के तहत इस काम को रोक दिया जाएगा। अगला सवाल हमारे लिए है, हमारे सामने है, वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। यानी आप अपने वाहन पर कोई ऐसा सिंबल नहीं लगा सकते हैं जिससे कि किसी विशेष धर्म को प्रचारित किया जा रहा हो और किसी खास धर्म को ठेस पहुंचता हो। अर्थात वाहनों पर धर्म आधारित तस्वीर लगा करके आप अब नहीं चल सकते। किस राज्य सरकार का यह फैसला है? विकल्प आपके लिए मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय और सही आंसर है इसका नागालैंड सरकार का यह फैसला है कि वाहनों पर अब धर्म आधारित प्रतीक चिन्हों को आप नहीं लगा सकते। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सलाह के तहत मोटर वाहन अधिनियम 1988 के नियमों का पालन सुनिश्चित करना, यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसका। और अगर आपने निर्धारित समय सीमा के बाद उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं देखिए, फोम बैप्टिस्ट क्रिश्चियंस एसोसिएशन ने इस प्रतिबंध का विरोध किया है। इसे सामाजिक मानवीय सेवा संस्थानों की पहचान का साधन बताया है। यहाँ थोड़ा सा हम जानकारी दें कि बिहार सरकार ने भी वाहनों पर यादव, ब्राह्मण, क्षत्रिय जैसे जाति आधारित स्टिकर और नारे लगाने पर रोक लगा दी है और 4 जून के बाद चालान काटने की चेतावनी भी दी है कि अगर आप ऐसा करते रहे तो 4 जून के बाद आपके चालान काटे जाएंगे। ये डेली टॉप 10 के क्वेश्चन थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में।